पिछली वीडियो में हमने हीलियम न्यूक्लियस के बारे में बात की थी, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो मैं इस वीडियो में ये लफ्ज़ कई बार इस्तेमाल करूंगी। यहाँ न्यूक्लियस की एक तस्वीर है, ये देखें, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं और हमें मालूम है कि ये स्टेबल है। हालांकि हमें ये भी मालूम है कि एक जैसे चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो मैं यहाँ ये लिख देती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुताबिक एक जैसे चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। हमें मालूम है कि ये न्यूक्लियस स्टेबल है, तो लाजमी है कि कोई और फोर्स न्यूक्लियस को इकट्ठा रख रही है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा ताकतवर होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस पर असर करती है, लेकिन ये सब न्यूक्लियॉन्स के दरमियान काम करती है। मिसाल के तौर पर प्रोटॉन प्रोटॉन इंट्रैक्शन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन सब एक जैसे होते हैं। और स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में और भी तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये नहीं है। असल बात यह है कि ये न्यूक्लियस स्टेबल है, ठीक है। आइए सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो आइए एटॉमिक नंबर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जो हमें प्रोटॉन्स की तादाद बताता है, जिसे हम Z से जाहिर करते हैं, और न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम N से जाहिर करते हैं। तो अगर हम रेशियो की बात करें, यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो, यानी N/Z रेशियो, इस मिसाल में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर 2 न्यूट्रॉन्स को 2 प्रोटॉन्स पर तकसीम करें तो जवाब 1 आता है, यानी हमारा N/Z रेशियो 1 है। और ये देखा गया है कि वो न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद कम होती है, यानी अगर आप Z<20 की बात करें तो उनके न्यूक्लियाई तब स्टेबल होते हैं जब N/Z रेशियो 1 हो। तो जब N/Z बराबर हो 1 के, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास स्टेबल न्यूक्लियस है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर हो तो वो स्टेबल होता है। तो इस मिसाल में हीलियम फॉर न्यूक्लियस स्टेबल है। अब इसको जहन में रखते हुए आइए कार्बन 14 को देखते हैं। तो हमारे पास कार्बन 14 है। यहाँ नीचे थोड़ी जगह बना लेती हूँ। तो कार्बन 14, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी 14 में से 6 माइनस करें तो 8 न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है, यानी यहाँ N/Z रेशियो क्या है। N/Z रेशियो होगा 8 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स, और जाहिर है ये नंबर 1 से ज़्यादा है, तो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस है। कार्बन 14 न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव है, ये स्पॉन्टेनियस डिके के अमल से गुजरने वाला है। अब ये कोशिश करेगा कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बेहतर हो जाए। तो आइए न्यूक्लियर इक्वेशन देखते हैं जो कार्बन 14 के स्पॉन्टेनियस डिके को जाहिर करती है, और ये रही हमारी न्यूक्लियर इक्वेशन। और जब आप न्यूक्लियर इक्वेशंस लिखते हैं तो यहाँ सिर्फ न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरी न्यूक्लियर इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर कार्बन 14 है। हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स की न्यूक्लियस में। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो कार्बन 14 या इसका न्यूक्लियस, यानी कार्बन 14 न्यूक्लियस असल में एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, और ये काफ़ी अजीब है, और हम अभी वीडियो में मज़ीद बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये एक कन्वर्शन है जो वीक न्यूक्लियर फोर्स के ज़रिए होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, और यही बात हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कार्बन के लिए हमारे पास 6 प्रोटॉन्स हैं। मैं ये लिख लेती हूँ, यहाँ 6 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है। आइए इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ -1 चार्ज लिख लेती हूँ। और कार्बन 14 न्यूक्लियस यहाँ नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में बदल रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारा एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। तो हमारे पास 7 प्रोटॉन्स हैं। आइए यहाँ ये लिख लेती हूँ, 7 प्रोटॉन्स और 14 - 7, तो हमारे पास 7 न्यूट्रॉन्स आते हैं, ठीक है।
तो यहाँ मास नंबर देखते हैं। तो 14-7 से 7 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और इस रेशो को देखें, यानी न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स का रेशो है 7/7 जो कि 1 के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियस है। तो यही वजह है कि कार्बन 14 रेडियोएक्टिव डिके से गुजरता है। आइए न्यूक्लियर इक्वेशन की मज़ीद डिटेल्स देखती हूँ, क्योंकि इसी पर मैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो न्यूक्लियस की तादाद कंसर्व रहती है। आइए यहाँ कोई और रंग इस्तेमाल करती हूँ। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर 14 न्यूक्लियॉन्स हैं, हमारे पास 6 प्रोटॉन्स और 1 न्यूट्रॉन्स हैं, और राइट साइड पर भी हमारे पास 14 न्यूक्लियॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स। तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियॉन्स कंजर्व रहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर 14 है और राइट साइड पर 0 + 14 है। साथ ही चार्ज भी कंजर्व रहता है, और यही हम यहाँ नीचे देख रहे हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं, राइट साइड पर हमारे पास 1 नेगेटिव चार्ज और 7 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो -1 और 7 मिलकर +6 बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास +6 है, तो न्यूक्लियॉन्स कंजर्व रहते हैं और चार्ज भी न्यूक्लियर इक्वेशन में कंजर्व रहता है। और देखें यहाँ क्या हुआ। ठीक है, हमने शनाख्त बदल दी है। ठीक है, हम कार्बन से नाइट्रोजन पर गए क्योंकि हमने प्रोटॉन्स की तादाद चेंज की। हम 6 प्रोटॉन्स से 7 प्रोटॉन्स पर गए, और यही ट्रांसम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट है, यानी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलना। ठीक है, तो न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद कम हो, इनके लिए N/Z रेशो आइडियल 1 से 1 होता है। तो प्रोटॉन्स के लिए, यानी न्यूक्लियाई जिनमें ज़्यादा प्रोटॉन्स हों, वहाँ रेशो बदल जाता है। तो आइए इसे देखती हूँ। तो जैसे जैसे आप प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ाते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस के लिए रेशो बदल जाता है। तो N/Z रेशो वो 1.5 हो जाता है। तो जैसे जैसे आप Z में इजाफा करते हैं, ठीक है, यानी जैसे ही आप Z बराबर है 20 से ऊपर जाते हैं, तो जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा प्रोटॉन्स आते हैं, आपको ज़्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए, और आइए सोचते हैं क्यों। तो अगर मेरे पास यहाँ एक बड़ा न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस की बहुत ही सादा सी शक्ल है। मैं 2 प्रोटॉन्स के बारे में सोचती हूँ। आइए यहाँ मैजेंटा इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे पास 2 प्रोटॉन्स हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ एक कमज़ोर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी है। ठीक है, इन प्रोटॉन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही जीत जाती है। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब आप शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात कर रहे हों। याद रखें, स्ट्रॉन्ग फोर्स सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस पर ही काम करती है। तो अगर आपके पास प्रोटॉन्स हैं जो एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, तो यहाँ ये 2 प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी एक रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब भी मौजूद है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स अब नहीं है। और क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, जैसे जैसे आप प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इजाफा कर रही हैं, और फिर एक वक्त आता है जब आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको और न्यूट्रॉन्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए। तो यहाँ आपको और न्यूट्रॉन्स ऐड करने पड़ते हैं, और यही वजह है कि रेशो में इजाफा होता है। आपको यहाँ प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ाने के साथ साथ और न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अच्छा, तो जब आप तकरीबन 83 से आगे चले जाते हैं, ठीक है, तो मैं ये यहाँ लिख लेती हूँ। तो जब आपका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा हो जाए, यानी बिस्मथ, तो प्रोटॉन्स की रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जिसके बारे में हमने यहाँ बात की, ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि तकरीबन सारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाते हैं और रेडियोएक्टिव डिके का शिकार हो जाते हैं। और अगली वीडियो में हम रेडियोएक्टिव डिके की टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो आप देख सकते हैं।